Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of March 2020. तो 4 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TEMS portal they can join us by the links given in the description comment section below. इसके अलावा जो हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस और एवरीथिंग वी डिस्कस देयर एवरी डे. काफ़ी अच्छा ग्रुप बन गया है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमको टेलीग्राम चैनल पे. एंड अवर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्स आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन, तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. असर रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ऑप्शंस आर ए यूनेस्को, बी नीति आयोग, सी एनजीओ प्रथम, डी स्माइल फाउंडेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज. इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शंस आर ए तेलुगु, बी मराठी, सी कन्नड़ा या डी उड़िया. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रायसीना डायलॉग. रायसीना डायलॉग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत. पहला कह रहा है इट्स अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी. दूसरा कह रहा है इट इज अ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. तो आपको बताना है सेलेक्ट करेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स को, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो. एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे रिवीजन से पहले. तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि आंसर्स क्या क्या है. अटेम्प्ट अपनी तरफ से करिएगा, फिर मैच कर लीजिएगा जो हम आंसर बताएंगे. Let's start with the news analysis part. The first news is from the front page and it's a big news coming. United Nations rights body to move Supreme Court on CAA. अब यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि यूनाइटेड नेशन की राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी है वो मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट को रिगार्डिंग द CAA. अब ये बॉडी कौन सी है? कि जिनेवा बेस्ड बॉडी है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. याद रखिएगा, जिनेवा बेस्ड बॉडी है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. इसने ये कहा है कि दे विल बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग टू बी impleaded in the petition challenging the Citizenship Amendment Act. तो Citizenship Amendment Act आप सबको पता है क्या क्या है. उसके अंदर 6 कम्युनिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट, हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स एंड सिख. दीज आर द 6 कम्युनिटीज अंडर दैट CAA. 3 कंट्रीज से आने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014. इनको ये बोला गया कि अगर आप इस डेट के पहले आ रहे हैं इन 3 कंट्रीज से, ये 6 कम्युनिटी के लोग, तो इनको क्या है, इलीगल सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाएगा. इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी को. मुस्लिम्स कम्युनिटी को इसके अंदर CAA के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया सेपरेटली, इसलिए इसका अपोज किया जा रहा है. एंड जेनेवा बेस्ड बॉडी जो है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने इसका अपोज किया है. एंड उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे. एक और टर्म आएगा इसमें, एमिकस क्यूरी का टर्म आएगा, तो दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है बेसिकली. पहले हम देख लेते हैं ऑफिस ऑफ हाई यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स क्या है. बेसिकली इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स. एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस है. याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स बॉडी है एक तरीके से. इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट वर्क टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स. ये वर्क करता है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स दैट आर गारंटीड अंडर द इंटरनेशनल लॉ एंड स्टिपुलेटेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट में, वो है यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, 1948 में हुआ था. और 10 दिसंबर यानी 10 दिसंबर को होने के कारण, 10 दिसंबर 1948 में होने के कारण ही 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. आज जो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, तो आप बोलते हो ना 10 दिसंबर को होता है. तो उसका रीजन ये है कि 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था. इस कारण से 10 दिसंबर को याद रखेगा कि ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. काफी इंपॉर्टेंट ईयर है. द ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 20 दिसंबर 1993. लेकिन ये जो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, ये एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 20 दिसंबर 1993 इन द वेक ऑफ 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स. तो 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ था. उसी के सापेक्ष में आपका 1993 में 20 दिसंबर को ये ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश किया गया था.
था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि 20 दिसंबर 1993 को ये बॉडी बनती है। लेकिन इसका जो काम है बेसिकली वो ये है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में हुए था उसको प्रमोट करना है और वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, उनको प्रमोट करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ है ये तो यहाँ पे लिखा है ONHCR स्पोक्स पर्सन सेड दैट द हाई कमिश्नर मिशेल बैशले, ओके, मिशेल जो बैशले है उन्होंने इंटेंड किया है एंड सबमिटेड अ पिटीशन टू बी अ एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी बनने के लिए उन्होंने कहा है। तो एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? एमिकस क्यूरी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी इन द केस। याद रखिएगा, पर्सन हु इज नॉट, वैसे अगर एक्स और वाई के बीच में केस है, जैसे सुप्रीम को केस आता है ना कभी कभी, केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, फॉर एग्जांपल दिस इज द केस केशवानंदा भारती वर्सेज द स्टेट ऑफ केरला केस आया मान लो। तो स्टेट ऑफ केरला एक पार्टी है, केशवानंदा भारती दूसरी पार्टी है। एमिकस क्यूरी ऐसा पर्सन होता है जो कि कोई भी पार्टी नहीं होता, ही इज नॉट अ पार्टी टू द केस, नाइदर ही इज डायरेक्टली द जुडिशरी, वो डायरेक्टली जुडिशरी भी नहीं होता है। बट एमिकस क्यूरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई भी पार्टी ना होने के कारण, ना होने के बावजूद भी वो हेल्प करता है टू द जुडिशरी, जुडिशरी की जो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द केस इन अ बेटर वे और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है अपना। तो एमिकस क्यूरी ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है ना। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एमिकस क्यूरी एज वेल। तो यही मिशेल बैशले ने कहा है कि वो एमिकस क्यूरी बनेगी और मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को सिखाएगी, है ना। तो वो बोल रहे थे माला सिखाती तू मुझे सिखाएगी, मतलब ये वाली बात भी चल रही है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या है, हमारे तरफ से रिस्पांस यही आया बेसिकली कि माला सिखौती वाला रिस्पांस ही आया है कि मुझे कैसे सिखा सकते हो तुम। और यही चीज़ हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा ये गलत है, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते और इस तरह से आप इंटरवीन नहीं कर सकते। कि आपको पावर किसने दिया भाई कि आपने खुद को ही सेल्फ स्टाइल्ड एमिकस क्यूरी घोषित कर दिया और आपने खुद ही बोल दिया कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को मूव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये वाली बात है और ऑब्वियस सी बात है, सॉवरेन कंट्री, हमारा खुद का इंटरनल इशू है तो हम उसको इंटरनल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। वी डोंट वांट एनी सपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस द हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ओके। सो दैट इज द थिंग कमिंग फ्रॉम आवर साइड, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सेंटर वर्किंग ऑन एक्सक्लूसिव बॉडी फॉर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। अब आप सबको पता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। केन बेतवा का आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, कृष्णा का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये सारी चीज आपको पता होगी, है ना। बात यहां पे जो हम कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली एक एक्सक्लूसिव बॉडी स्टैब्लिश कर रही है टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स फॉर लिंकिंग रिवर्स, ओके। एक एक्सक्लूसिव बॉडी बनाने का सोच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। दिस विल बी कॉल्ड एज द नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, NIRA, नीरा, नीर यानी पानी होता है ना, तो उससे नीरा बनाएंगे, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। याद रखिएगा, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी ये प्रपोज्ड बॉडी रहेगी दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप बोथ द इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट्स। अब ये बॉडी जो रहेगी ये इंटर स्टेट एज वेल एज इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट, इंटर स्टेट मतलब कि दो स्टेट से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का कोई प्रोजेक्ट है तो उनको इंटर स्टेट बोलते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर ही दो प्रोजेक्ट, जैसे केन भी और बेतवा भी, दोनों इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट है। ये एक इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से केन बेतवा और केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में याद रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं एडेड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर पूछे कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर रिजर्व इसके अंदर फंस रहा था, तो पेंच टाइगर रिजर्व इसके अंदर फंस रहा था ना, याद रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। एन ऑफिशियल ऑफ द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ द लिंकिंग ऑफ रिवर्स। याद रखिएगा कि जो प्रपोजल देता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रपोजल्स ऑफ लिंकिंग रिवर्स का, वो बॉडी है अपनी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA। इन्होंने ही बताया ऐसा कि एक नीरा नाम की बॉडी बनाई जाएगी, नीरा नाम की बॉडी बनाई जाएगी फॉर रिवर लिंकिंग एक्सक्लूसिव। तो ये जो बॉडी है जो कि एक्चुअली प्रपोज करती है, फॉर्मुलेशंस बनाती है फॉर लिंकिंग ऑफ रिवर्स, वो बॉडी है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी रिसर्च करती है, सब पता करती है कि कौन सी दो नदियों को जोड़ने से ठीक रहेगा, कौन सी दो नदियों को जोड़ने से ठीक नहीं रहेगा, ये सारी चीजें पता करती है। उसके बाद अब एक बॉडी और बनाई जाएगी, नीरा, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। So I hope you got clarity regarding these two important news items. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो कि हमको डिस्कस करना है।
सो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। हाई कोर्ट ऑर्डर्स डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ सुखना लेक। ओके, तो यहाँ पे एक तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि यूपीएससी हमसे पूछ सकता है वो लोकेशन ऑफ द सुखना लेक पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में आता है। याद रखिएगा ये पंजाब वाले रीजन में आता है, चंडीगढ़ सुखना लेक, चंडीगढ़ की सुखना लेक है। बेसिकली इसको अभी हुआ क्या है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट दोनों ने इसको क्या किया है कि चंडीगढ़ की सुखना लेक को क्या घोषित किया, एक लिविंग एंटिटी घोषित कर दिया। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट दे डिक्लेयर्ड चंडीगढ़ सुखना लेक एज अ लिविंग एंटिटी। तो चंडीगढ़ में है सुखना लेक और उसको एक लिविंग एंटिटी के रूप में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जब लिविंग एंटिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है तो इसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन इसके आसपास का होगा, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि इसका जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ सुखना लेक दे मस्ट बी डिमोलिश्ड। तो याद रखिएगा उनको डिमोलिश करना है। लेकिन अब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि वी विल डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट द पीपल्स इंटरेस्ट। ये भैया लोगों के घर भी होंगे, लोगों के बहुत सारे क्रूज रिजॉर्ट, ये सारी चीज़ें होंगी ना। दे आर सेइंग दैट दे विल बी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल। लेकिन ऑर्डर जो हाई कोर्ट का आया है बेसिकली यही है कि जो भी कैचमेंट एरिया में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका डिमोलिशन होना चाहिए था। अपने को जो याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखना है कि पहली चीज़ कि सुखना लेक को एक लिविंग एंटिटी घोषित किया गया है। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर bodies have been declared as the living entity। उसमें ऑप्शन दे देंगे गैंजीज का, यमुना का और नर्मदा का और आपका सुखना लेक का। तो आपको पता है सुखना लेक कर दिया है, नर्मदा को बीच में किया था मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसको किया है किसको नहीं किया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बल्कि आप मुझे एक बार क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं आपसे ना कि कौन कौन सी रिवर बॉडीज हैं इंडिया की जिनको की लिविंग एंटिटी घोषित किया गया है। दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो है सुखना लेक की लोकेशन। तो मैंने बता दी चंडीगढ़ में लोकेटेड है, तो चंडीगढ़ याद रखेगा कि सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, तो पूछ सकता है इस तरीके से। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करना है। सो हियर वी आर गेटिंग नेवल एक्सरसाइज पोस्टपोन्ड। अब कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 19 के कारण हुआ क्या है कि नेवी ने डिसाइड किया कि इनकी जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मिलन 2020, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अब आधा अधूरा ही रहेगा क्योंकि मिलन एक्सरसाइज पोस्टपोन कर दी गई है कोविड-19 के कारण। ओके, मिलन एक्सरसाइज हैज बीन पोस्टपोन्ड। अब मिलन है क्या? बेसिकली मिलन इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय द नेवी, इंडियन नेवी अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड में मिलन एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, लार्जेस्ट एक तरीके से मैरीटाइम एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं इंडिया की तरफ से होती है ये, जो कि होस्ट करती है आपका अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। इट्स अ बाइनियल इवेंट एंड इज हेल्ड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होता है, बाइनियल इवेंट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज है मिलन 2020 हो सकती थी लेकिन अब नहीं हो रही है। ब्लैक कार्बन लेवल स्पाइक एट द हिमालयन ग्लेशियर। अब ये पता चला है बेसिकली रिसर्च में, ये पता चला है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है उसने रिसर्च की है। उन्होंने ये कहा है कि ब्लैक कार्बन का जो कंसंट्रेशन है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, इट हैज रोज 400 टाइम्स इन द समर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स एंड स्टबल बर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो दो कारणों से बेसिकली कल का अगर आपने टेम्स पोर्टल जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कल के पीआईबी में स्टबल बर्निंग के बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आए थे, तो वो मैंने लिखे हैं नोट्स में। आप एक बार जरूर टेम्स पोर्टल में जाके वो आप लोग एक अगर बेस्ट यूज करना चाहते हैं पोर्टल का तो जो भी न्यूज हम डालते हैं उनको पढ़ा जरूर करिए, है ना। सिर्फ पोर्टल ज्वाइन करने से पैसा खर्च करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको न्यूज पढ़नी चाहिए। तो जो भी पीआईबी हम डालते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हम डालते हैं तो उसको पढ़ा करिए। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं डालता मैं जो फर्जी हो, अगर फर्जी न्यूज होगी तो मैं डालूंगा ही नहीं। जो भी न्यूज डाल रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट, जैसे कल स्टेप्स फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम आए थे, एग्जैक्टली वही आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूज करना है। कल हमने एज इट इज उसको पूरा यूज किया है। फिर आपका स्टबल बर्निंग से बचने के लिए बायोमिथेनेशन, मिथेनोजेनेसिस के बारे में आया था, तो वो सारी चीजें कल पोर्टल में डली हैं कल के पीआईबी में। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज डू रीड दैट। अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज डू रीड ऑल दैट पीआईबी। पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कैसे आपको मतलब कसम खा के बोलूं कि पीआईबी इंपॉर्टेंट है कि क्या तब आपको समझ में आएगा, बट डू रीड दैट। तो बात कर रहे हैं ब्लैक कार्बन की, उसके कंसंट्रेशन जो है गंगोत्री ग्लेशियर में 400 टाइम्स रेज हो चुका है। इसका जो रीजन दिया जा रहा है वो दो है। पहला रीजन है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं। दूसरा रीजन है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न करना, जो स्टबल बर्निंग होती है। वो दो रीजन दिए गए हैं, ठीक है ना। ब्लैक कार्बन अब होता क्या है? ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक कार्बन इज द रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल का और बायोमास का
इसका तो ब्लैक कार्बन बनता है। द फाइन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट एंड अबाउट 1,000,000 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक कार्बन के, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड अबाउट 1,000,000 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड, 1,000,000 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज सेड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज सेड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज आफ्टर CO2। क्लाइमेट चेंज का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आफ्टर CO2, बट अनलाइक CO2 व्हिच कैन स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर ईयर्स टुगेदर, ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लिव्ड। तो यहां से ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यूपीएससी का, मैं आपको यूपीएससी का बताता हूं कैसा क्वेश्चन, एग्जैक्टली बता सकता हूं क्या क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक कार्बन आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनकंप्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल बायोमास, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा इट इज लॉन्ग लिव्ड, इट इज लॉन्ग लिव्ड, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा वो। तो याद रखिएगा लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका लॉन्ग लिव्ड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग लिव्ड होता है एंड ब्लैक कार्बन आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। ये आपको दिमाग में बिठाल के रखना है, ये चीज, यही क्वेश्चन आएगा, है ना। और मैं जो लोग टेलीग्राम चैनल में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लैक कार्बन पे क्वेश्चन जरूर बनाएं और आज ही इसको मतलब सॉर्ट आउट कर लो। क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपको वो टॉपिक सॉर्ट आउट हो जाता है। तो क्वेश्चन बनाओ, उसको सॉल्व करो और उसको ग्रुप में डालो, है ना। ब्लैक कार्बन का जो जो चीजें मैंने बताई हैं, शॉर्ट लिव्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा पोल्यूटर, तो ये सारी चीजें एक ही स्टेटमेंट में यूज कर लेना, एक ही क्वेश्चन में यूज कर लेना और इसका अच्छा क्वेश्चन बना के डालना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। वहां पे ग्लेशियर्स को ये पिघला रहा है, ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई ना, यही आपका क्वेश्चन बनेगा। ब्लैक कार्बन पे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 4-5 पॉइंट से बनेगा। सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटर, क्लाइमेट चेंज एजेंट आफ्टर CO2, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन, बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा है इट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग लिव्ड होता है लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा, फॉर्म्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ योर बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम मूव करते हैं आज आर्टिकल्स में। तो ऊपर के जो 2 आर्टिकल हैं, लीड आर्टिकल जो है और एडिटोरियल 1 है, ये दोनों कोरोना वायरस के ऊपर हैं, तो इन दोनों को मिला जुला के हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए थे, सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एक करके। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वाले पॉइंट है, तो एक तो याद रखना कोरोना वायरस को कोविड-19 बोल रहे हैं। दूसरा एक जो टर्म यूज हो रहा है वो है SARS-CoV-2, याद रखिएगा। नोवेल कोरोना वायरस के लिए SARS-CoV-2 भी यूज किया जा रहा है। कल मैंने एक्चुअली टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन देखा था जिसमें ऑप्शन में आपने दोनों दे दिए थे, है ना, और उसमें फिर आंसर में आपने सिर्फ कोविड-19 लिखा था। मैंने वो चीज़ डिलीट कर दी क्योंकि इसका बेसिकली है कि SARS-CoV-2 भी इसको कहा जा रहा है। देखो नोवेल कोरोना वायरस को ही SARS-CoV-2 भी कहा जा रहा है, तो यही है नोवेल कोरोना वायरस का जो इशू है। तो कोविड-19 और SARS-CoV-2 दोनों याद रखिएगा। इंडिया में अभी ये केस आने शुरू हो गए हैं, बेसिकली दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा एंड केरला, काफ़ी ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले हैं, अब इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, तो बात वही चल रही है। एंड देयर सैंपल्स हैव बीन सेंट टू पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट न्यूज़ में रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है इंडिया का, तो ये पुणे में है। दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक हेल्थ मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, IDSP, ओके, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम। ये नेटवर्क है इन ऑर्डर टू परस्यू एंड ट्रैक पीपल हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद 6 पीपल हु सैंपल्स हैव बीन सेंट फॉर द कंफर्मेशन। तो 6 लोग जो हमको मिले हैं कोरोना वायरस के लिए, उनके रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, उन लोगों का पता लगाया जा रहा है अंडर दिस इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम। अभी का प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोग्राम है बेसिकली। एंड उसके बाद अब ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से कम्युनिटी सर्विलेंस किया जाता है अंडर दिस IDSP यानी कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। एक सर्विलेंस किया जाता है कम्युनिटी के ऊपर कि कितने लोग उन अफेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में आए। जैसे कि ऑलरेडी अबाउट 26,000 अराइविंग पैसेंजर्स हैव बीन पुट अंडर कम्युनिटी सर्विलेंस, है ना। लगभग 26,000 जो पैसेंजर्स आ रहे हैं अभी बाहर से, उनको कम्युनिटी सर्विलेंस के अंदर रखा जा रहा है। केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट पीपल अंडर कम्युनिटी सर्विलेंस डू नॉट फ्ली
अब हमको ये भी देखना है कि जो कम्युनिटी सर्विलांस के अंदर लोग हैं वो भाग ना जाएं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि जो 2 एडल्ट केरला में थे, केरला में जो 2 एडल्ट थे वो अंडर ऑब्जर्वेशन जब थे तभी वो भाग गए थे, है ना। दे लेफ्ट द कंट्री अननोटिस्ड, वो भाग गए, उसके बाद फिर देखो उन्होंने फैला दिया, तो ये वाली इशू आ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ कोरोना वायरस के रिगार्डिंग ऑथर ने बोली है वो ये है कि मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 डेज है। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना वायरस का 3 डे है, लेकिन इट में लास्ट टू 3 वीक्स एज वेल। इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से 3 डेज से 3 वीक्स तक जाता है। इसका मीडियन 3 डेज है एंड 3 डेज से 3 वीक्स तक ही हो सकता है ना। इस टाइम पीरियड पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे सिम्टम्स शो नहीं करता है इन्फेक्टेड पर्सन डू नॉट शो द सिम्टम ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि इंक्यूबेशन पीरियड में, मतलब जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे कि कोरोना वायरस का 3 डेज मीडियन पीरियड है और 3 वीक्स तक जाता है, 3 डेज से 3 वीक्स तक वो इंक्यूबेशन पीरियड जाता है। तो उस पीरियड में जो व्यक्ति है जिसको वायरस हुआ है, वायरस लगा है, वो सिम्टम्स शो नहीं करता डिसीज का। इस कारण से जो थर्मल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे की जा रही है या सी पोर्ट पे की जा रही है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता ऐसे केसेस को। देयरफॉर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम द 12 कंट्रीज इज बीइंग अंडरटेकन। जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है वो की जा रही है ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको पता लगाया जा सके और उनको सर्वेलेंस के अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड में हो इसलिए सिम्टम्स शो ना कर रहा हो, इसलिए उसको बेसिकली सर्वेलेंस के अंदर रखा जा रहा है। दूसरे आर्टिकल को हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ, है ना। यहाँ पे इन इंडिया वी शुड एंटीसिपेट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रैपिड वायरल स्प्रेड ड्यू टू इट्स यूनिकनेस ऑफ बीइंग अ रेस्पिरेटरी पैथोजन टू द कम्युनिटी। इंडिया में हमको यह समझना चाहिए कि एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है, इसलिए बहुत जल्दी फैल सकता है, तो हमको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिया नीड्स टू बी रेडी टू माउंट अ कोऑर्डिनेटेड, कोहेरेंट एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स। हमको सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, कोहेरेंट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इवन इफ द डिसीज डज नॉट रीच द एपिडेमिक स्टेटस, एपिडेमिक अगर महामारी ना भी बने ये डिसीज, तो भी हमको बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए ताकि अगर कभी कल को कोई नया इन्फेक्शन अगर आए तो हम उससे लड़ने के लिए कैपेबल रहे। तो ये हमको मैसेज मिलता है कोरोना वायरस से बेसिकली, कल को हमको अपने आप को स्ट्रेटेजाइज रखना है, अपने आप को तैयार रखना है। कल को फ्यूचर में अगर कोई इस तरीके का आउटब्रेक होता है तो उसको हम जल्दी से जल्दी टैकल कर सके। तो यहां पे ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है ना। अकिन टू अ टीम चेजिंग इन क्रिकेट। अब ये देखो बहुत अच्छी बात यहां पे ऑथर ने एक एनालॉजी दी है बेसिकली कि जैसे अगर 10 विकेट आपके हाथ में है और आपको पावर प्ले का यूज करना है तो आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, बट अगर 4 ही विकेट आपके हाथ में तो आपको पावर प्ले नहीं, महा पावर प्ले दे दिया जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो वाली ऑथर ने बात बोली है कि अगर अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास ज्यादा केसेस नहीं है, 5 से 6 केसेस हैं, यही टाइम है कि जब आपको लैक नहीं करना है, स्लैक नहीं करना है, अपने काम को बहुत ज्यादा एक्टिवली करना है। और अगर आप एक्टिवली अपने काम को करते हैं तो आप इंश्योर करेंगे कि आगे इस तरीके का जो एपिडेमिक है वो स्टेटस पे ना पहुंच पाएगी डिसीज। लेकिन अगर आपने और विकेट गिरने दिया, अगर आपने और ज्यादा केसेस और ज्यादा इसमें थोड़ा स्लैक एफर्ट्स दिखाई और इसको फैलने दिया तो दैट इट में राइज टू एपिडेमिक सर्ज कैपेसिटी से बाहर आपके हो जाएगा, रिस्पॉन्स से बाहर हो जाएगा। अब ऑथर ने बोला है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए रिस्पांस के, आपके रिस्पांस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज तो इंडिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में ऑथर कहता है कि इंडिया हैज अ फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम विच इज फ्रेगमेंटेड। तो 2 चीजें हमारी प्रॉब्लम हेल्थ सिस्टम में रही, एक तो फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम है हमारा और फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम है। फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, डॉक्टर्स की कमी है, ये सारी चीजें हैं। फ्रेगमेंटेड क्यों? बिल्कुल टुकड़ों में है, अलग अलग प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, ये अलग अलग चीजें हैं और वहां पे भी हर जगह आपको कमी देखने को मिलेगी। This not only means involvement of both public and private sectors but also allopathic and non-allopathic medical system। तो यहाँ ऑथर ने बोला कि अगर आपको प्रॉपर रिस्पांस देना है इस कोरोना वायरस का तो आपको केवल और केवल बेसिकली उसकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, मतलब आपको केवल और केवल उसकी हेल्प नहीं लेनी है। एक सेकेंड, लेट मी ओपन दैट अगेन। ओके, तो आपको केवल और केवल मतलब कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम से काम नहीं चलेगा, आपको प्राइवेट हेल्थ सिस्टम का भी यूज करना पड़ेगा, प्लस आपको सिर्फ एलोपैथिक से काम नहीं चलेगा, आपको नॉन एलोपैथिक का भी अलग अलग रिसर्च करना पड़ेगा, प्लस आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, पुलिस की, फायर की, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फूड सप्लाई, सारे सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि क्वारंटीन कोई चीज़ अगर होती है, कोई चीज़ अगर आपको फैलने से रोकनी है तो आपको ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। द रिस्पॉन्स बेसिकली शुड बी प्रोपोर्शनल एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, है ना। ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखनी है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट भी करना है और आपको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच में आगे बढ़ना है। केवल एक किसी चीज को आप सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दो तो ऐसा नहीं है कि हेल्थ पे मतलब केवल डॉक्टर्स पे ध्यान दोगे तो आपका कोरोना वायरस रुकेगा। आपको फूड, ट्रांसपोर्ट, हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा।
द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी करेंटली डिजाइन्ड टू बी सेटअप इन सिचुएशंस ऑफ लार्ज नेचुरल कैलेमिटीज शुड बी लेवरेज्ड। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी जो बनाई गई है उसका काफी ज्यादा यूज करना चाहिए और उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में। ओके, तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग करें। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या है? बेसिकली इट्स अ कमेटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेक ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी। जब कोई नेशनल कैलेमिटी आती है तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बनाया गया है फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिस्ट्रीज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स के लिए। इट इज हेडेड बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को कौन हेड करता है तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आपको दिमाग में रखना चाहिए। इट शुड सेट अप अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल विच इंक्लूड्स अ डैशबोर्ड विद इन की इंडिकेटर्स, करंट केस डेफिनेशंस, गाइडलाइंस, रिस्क कम्युनिकेशन। तो ये ऑथर ने कहा कि एक वेब पोर्टल बनाओ जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या करंट डेफिनेशंस है, क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से आपको बचना है, सारी चीजें आप उसमें प्रोवाइड करो। अब ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है, इबोला का एग्जाम्पल लिया है। ऑथर ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपका हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रादर देन दैट आपको एक तरीके से एक जो बिहेवियरल चेंज है वो भी लाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपको सफाई बरतने की जरूरत है। जैसे कि इबोला जब आया 2014-15 में वेस्ट अफ्रीका से फैला तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी। जैसे कि आपको उस समय इंडिया के रिस्पांस में एक कमी जो देखने को मिली थी कि हमारा जो रूटीन चल रहा था, जैसे कि मीजल्स के लिए हमारा काम चल रहा था, तो क्या हुआ कि जब इबोला आया तो हमको मीजल्स के लिए काम रोकना पड़ा और इबोला के लिए काम शुरू करना पड़ा। ऑथर ने कहा है कि आपको अपना जो रिस्पांस सिस्टम है उसको इतना ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए कि आपका जो रूटीन चल रहा है वो ना गड़बड़ाए। आपका जो रूटीन मीजल्स रुबेला के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है वो ऐसा नहीं कि आपके जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है आपको वो बंद करने पड़े फॉर हैंडलिंग अ बिग डिजास्टर। आपको दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी चाहिए, है ना। आपको दोनों के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज रहें, ऐसा आपको कोशिश करना है। और यहीं पे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो आएगी वो काम में आएगी और बैलेंस करने का काम करेगी। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है। अगली चीज आपको ये करना है कि आपको सारे सेक्टर सब, जैसे मैंने पिछले भी बताया कि आपको क्रिटिकल पर्सनल्स मेंटेन करने, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फूड सप्लाई हो। यहाँ पे आपको हेल्थ उनके लोगों को पहचानना है और उनको बचाने की कोशिश करना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि डॉक्टर्स और जो हेल्थ स्टाफ है वो सही रहे, क्योंकि अगर उनको वायरस होना शुरू हुआ तो फिर आपको कौन बचाएगा। तो हेल्थ एंड इनके स्टाफ को बचाना है। देन डिफेंस के, सप्लाई के, एनर्जी के, ये जो स्टाफर्स हैं इनको बचाना है, इनको प्रोटेक्ट करके रखना है। देन प्रोटेक्ट द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, इंटेंसिव केयर यूनिट नर्सिंग स्टाफ को बचाना है, डॉक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट सच एज इंटरवेंशनिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट एक्सेट्रा, इन सबको बचाना है पहले। इन इंडिया इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ऑफन लीनियंट। हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो लीनियंट है। द रीजन्स रेंज फ्रॉम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। हमारे यहाँ एक तो नॉन अवेलेबिलिटी है, हमारे यहाँ ज़्यादा डॉक्टर्स है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी कम लिए जाते हैं। ओके, रिलैक्स एटीट्यूड है, लॉज रूल्स इनको फॉलो करने के लिए रिलैक्स एटीट्यूड है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द इशू विच हैज़ बीन बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल में मेंशन कर दी ऑथर ने। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठाल के रखनी है। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाईलाइट करके रखा है, लिख रहा हूँ चीज़ें, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। देखो पोर्टल को यूज़ करना है बेस्ट, तो आपको पहले न्यूज़ एनालिसिस यहाँ सुनिए, बाद में आपको वहाँ पर पढ़ना है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि हम सर पोर्टल में डायरेक्ट न्यूज़ पढ़ लेंगे। आप एक बार सुनो इसको जो मैं समझा रहा हूँ और अगले दिन पोर्टल में पढ़ो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पोर्टल में आप आज की न्यूज़ कल पढ़ो, ताकि आज आप पढ़ोगे तो आज तो याद ही रहेगा, कल जब आप पढ़ोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो पोर्टल में हमेशा अगले दिन न्यूज़ पढ़ो। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू यूज़ द पोर्टल, जैसे आप यूज़ करेंगे उसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑथर ने लास्ट में यही बोला है कि सिंपल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन विल शो दैट करंट हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन देमसेल्फ विल बी इनएडिक्वेट फॉर द रिस्पॉन्स। अगर हम अपने हेल्थ केयर रिस्पॉन्स को देखें तो इनएडिक्वेट है। ओके, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस कम है, नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कम है। ओके, तो हमको एक तो रिसोर्सेज बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इन सबको पूल करना है, रिसोर्सेज को दूसरे डिपार्टमेंट से लेकर के पूल करना है, मोबिलाइज करना है, एंड दे नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन द फास्ट ट्रैक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। उनको फास्ट ट्रैक में उनको ट्रेन करना है ताकि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करें, है ना। एंड
हमको आगे के लिए भी प्रिपेयर रहना। यहाँ पे सिर्फ मिटिगेशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम मिटिगेट कर लेंगे किसी तरीके से कोरोना वायरस को, हमको आगे के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना कि कल को अगर कोई ऐसा आउटब्रेक दोबारा होता है तो हमको परेशान ना होना पड़े और हम उससे अच्छे से लड़ सकें। नाउ द फ्लो एंड एप जो आर्टिकल है वो क्रिकेट पे आर्टिकल है कि हम किस तरह से न्यूजीलैंड में सीरीज हार गए, जस्ट हमने 2020 जीता, फिर हम वनडे हार गए, टेस्ट हार गए, सब हार गए, उसके ऊपर आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ब्लो अगेंस्ट सोशल जस्टिस, अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है दिलीपन सिल्वा राजन ने। सो देखो इस आर्टिकल में उन्होंने बेसिकली जो इशू उठाया वो क्या है कि SC/ST कम्युनिटी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट दिया कि SC/ST कम्युनिटी कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन वो क्लेम नहीं कर सकती, उनका बर्थ राइट नहीं होता, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है ना। अब उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट इशू नहीं कर सकती है फॉर द गवर्नमेंट्स को नहीं बोल सकती है कि आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करो या ये प्रोवाइड करो इन द प्रमोशंस के केस में। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात चल रही है, नॉट इन द फर्स्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट पे तो रिजर्वेशन मिलता ही, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन प्रमोशन पे नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नहीं देगी तो कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा। अब ऑथर ने बेसिकली जो इशू उठाया है वो ये उठाया कि ये जो है दिस इज अगेंस्ट द वेलफेयर प्रैक्टिस, इट इज अगेंस्ट द इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें बोली। देखो क्या है बेसिकली इस आर्टिकल में कोई भी मुझे रेशनल बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि जो देखो रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए दिस इज नॉट एन इशू। ये अगर आर्ग्यूमेंट होता कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो अलग बात होती, बट ऑथर ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन हायर पोस्ट, कोई भी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होता हायर पोस्ट के लिए, इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है, इट इज जस्टिफाइड एट एवरी लेवल। तो मेरी बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट पोस्ट में रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट हायर पोस्ट में रिक्रूटमेंट नहीं होता तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ SC/ST कम्युनिटी का नहीं होता, वो तो किसी भी कम्युनिटी का नहीं होता हायर पोस्ट के लिए। हायर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, वो सब कम्युनिटी का प्रमोशन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन को जस्टिफाइड नहीं बोल सकते, ये आर्गुमेंट ही बहुत गलत है ना, कि हायर पोस्ट में रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होता इसलिए डायरेक्ट उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूं कि अगर दो व्यक्ति साथ में सेलेक्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल दो व्यक्ति साथ में सेलेक्ट हुए हैं, एक किसी और कैटेगरी का है, दूसरा अगर SC/ST कैटेगरी के हैं सपोज, तो इन दोनों में ही अगर इनको पहले प्रमोशन दे दिया जाएगा सो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं, उन्होंने 5 साल तक साथ काम किया है, साथ में ट्रेनिंग की है, दोनों एक दूसरे को, अब आप जैसे आप अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग की हो, उसके साथ चल रहे हो और अच्छी दोस्ती हो जाती है, तू करके बात करते हैं, अपन दोस्तों में ऐसे ही बात करते हैं कि तू कैसा ही। अब कल को अगर सपोज उसको प्रमोट कर दिया जाए, वो आपका सीनियर हो जाए, आपको उनको सैल्यूट करना पड़े और ये तो आपकी जो वर्किंग है वो इफेक्ट होगी इस चीज से। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है कि हायर पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है, तो वो किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए किया जाता हो, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट है वहां पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वो मिल रहा है बाकायदा, है ना। तो दैट इज द थिंग कि रिजर्वेशन तो मिल रहा है लेकिन वो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट मिल रहा है और वहीं पे मिलना लाजमी भी है। एक बार आप IAS बन गए, सपोज IAS आप बन जाते हो अगर, तो फिर आपको रिजर्वेशन की जरूरत है ही नहीं प्रमोशन पाने के लिए, है ना। आप कोई व्यक्ति अगर IAS बन गया फिर भी बोले कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो ये एक गलत डिमांड होगी, एक अनजस्टिफाइड डिमांड रहेगी। दैट इज द थिंग। अब लो अगेंस्ट सोशल जस्टिस, इसीलिए मैं ज्यादा पॉइंट्स यहाँ उठा नहीं रहा हूँ। ओके, सो दिस वाज द थिंग। द डिमोलिशन ऑफ रीजन, अब ये जो आर्टिकल है डिमोलिशन ऑफ रीजन, वहां पे बात चल रही है बेसिकली एक तरीके से उठाया गया न्यूज और डिबेट्स में, जो चैनल में डिबेट्स आते हैं ना, न्यूज डिबेट्स, उनमें बोला जा रहा है कि रीजन की कमी देखने को मिली है। अब जो डिबेट होते हैं वो ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होता है उसमें और कुछ नहीं होता। तो मैं इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं, बस यही सेंट्रल थीम है कि जो डिबेट होते हैं न्यूज चैनल्स में, एंकर्स जब आते हैं तो वो सीधे चिल्लाते हैं और एक सारे मुद्दों को रेशनैलिटी से हटा करके लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं। तो वहां पे इन्होंने बेसिकली एक आध दो आर्ग्यूमेंट्स बोले हैं, वो अच्छे लगे मुझे। वी आर नॉट प्योरली रैशनल, हम प्योरली रैशनल बीइंग नहीं है, एंड वी शुड नॉट बी सो, हम प्योरली रैशनल होने भी नहीं चाहिए। देखो प्योरली रैशनल का मतलब होता है कि आपके अंदर इमोशनल पार्ट खत्म हो जाता है। जब आप प्योरली रैशनल हो जाते हो तो आप मतलब कि आपके अंदर का इमोशनल पार्ट खत्म हो गया। तो अपने को ऐसा प्योरली रेशनल नहीं होना है, इमोशनल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डू नॉट यूजिंग रीजन व्हेन इट इज बैडली रिक्वायर्ड इज प्लेनली फुलिश और आउटराइट डिवियस। ऑथर का कहना है कि नॉट यूजिंग रेशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, बैडली रिक्वायर्ड, तो ऐसा नहीं है कि हम फुल्ली रेशनल रहें, लेकिन जहां रेशनल रहना चाहिए वहां रहना चाहिए, है ना। अगर डिबेट में आयो तो वहां पे रेशनैलिटी को बरकरार रखना चाहिए। रीजन इन इट्स मोस्ट डिबेस्ड फॉर्म, यहां पे ऑथर ने कहा है कि रीजन में नॉट हैव डिसअपियर्ड कंप्लीटली, इस कंट्री से रीजन कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ है, बट इट इज सर्टेनली रिड्यूस्ड टू इट्स मोस्ट डिबेस्ड फॉर्म, वन दैट इज सिनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। जो
डिबेट है इंडिया में, रीजन है इंडिया में, वो इट हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू इट्स मोस्ट डिबेस्ड फॉर्म। सिनिकल हो गया है डिबेट, अब रेशन सिनिकल हो गया है, इंस्ट्रूमेंटल हो गया है। व्हेन रीजन इज सो सलीड वर्ड्स बिकेम वैक्यूअस। जब रीजन इतना कम हो तो वर्ड्स जो होते हैं वो वैक्यूअस हो जाते हैं। वैक्यूअस का मतलब कि दे आर मेयर साउंड्स विदाउट एनी मीनिंग, है ना। जब आप रीजन यूज नहीं करोगे देन यू विल ओनली बिकम अ साउंड विदाउट मीनिंग, है ना। आप जो कुछ ही बोलोगे दैट विल बी अ साउंड विदाउट मीनिंग। One of the most troubling features of the current debates on television is that every substantive discussion of the important public issue is instantly replaced by an unreasonable slanging between बीजेपी एंड कांग्रेस। तो कोई भी अगर डिबेट होगा, पब्लिक इशू होगा, वो बीजेपी कांग्रेस पे जाके खत्म होगा। तो दैट इज द बेसिकली वही एक तरीके से क्या बोलना चाहिए आपको कि इट इज द लॉस ऑफ रीजन इन दिस कंट्री। ओके, तो ये चीज डिस्कस की गई। अबॉर्शन लॉज अराउंड द वर्ल्ड, अब डाटा पॉइंट में हम देख रहे हैं अबॉर्शन लॉज अराउंड द वर्ल्ड। इसमें 4 कैटेगरीज हैं कंट्रीज की बेसिकली। पहली है कैटेगरी 1 जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड ऑल टुगेदर, मतलब कि द लॉज ऑफ सम कंट्रीज डू नॉट परमिट अबॉर्शन अंडर एनी सर्कमस्टांस इंक्लूडिंग व्हेन वेदर वुमेन्स लाइफ इज एट रिस्क और नॉट। तो 9 करोड़ 5% वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज की, वो ऐसी 26 कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रोहिबिट किया है अबॉर्शन ऑल टुगेदर, ठीक है ना। तो जैसे कैटेगरी 1 में आपका निकारागुआ आता है। निकारागुआ इज कैटेगरी 1 कंट्री, निकारागुआ, ठीक है ना। दूसरा कैटेगरी 2 है टू सेव अ वुमेन्स लाइफ, मतलब कि लॉज ऑफ सच कंट्रीज परमिट अबॉर्शन व्हेन द वुमेन्स लाइफ इज एट रिस्क। ओके, ऐसी 39 कंट्रीज हैं जो कि कैटेगरी 2 में आती है। तो कैटेगरी 2 का एग्जांपल है ब्राजील। ब्राजील इज अ कैटेगरी 2 एग्जाम्पल। ओके, फिर तीसरी कैटेगरी है टू प्रिजर्व हेल्थ। द लॉज ऑफ मेनी कंट्रीज परमिट अबॉर्शन ऑन बेसिस ऑफ हेल्थ और थेरेपेटिक ग्राउंड्स। थेरेपेटिक ग्राउंड्स पे हेल्थ के लिए, वुमेन की हेल्थ के लिए। तो ऐसी 56 कंट्रीज हैं जो कि कैटेगरी 3 में आती हैं। तो कैटेगरी 3 में आती हैं अर्जेंटीना, एक कंट्री है अर्जेंटीना। ओके, सो अगर अर्जेंटीना ने भी बिल को अप्रूव कर दिया तो ये चौथी कैटेगरी में आ जाएगी, मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अभी कैटेगरी 3 में आती है। फिर कैटेगरी 4 है आपका ब्रॉड सोशल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सम कंट्रीज कंसिडर वुमेन्स सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस टू परमिट अबॉर्शन अंडर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस भी देखी जाती हैं। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन 14 कंट्रीज दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो कैटेगरी 4 जो आता है वो इंडिया अपना कैटेगरी 4 में है। ब्रॉड सोशल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स कैटेगरी 4 इंडिया है, ये याद रखिएगा। अब बिल सीकिंग टू इंक्रीज द जेस्टेशन लिमिट फॉर रेप सर्वाइवर्स विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था अभी रिसेंटली। हाँ, हमने किया था कि 20 से 24 हफ्ते बढ़ाने की बात की थी ना, 20 से 24 तो वाली चल रही है। पश्चिमी है कैटेगरी ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि जेस्टेशनल लिमिट्स वेरी करती हैं कि कितने टाइम पीरियड, 12 वीक में, 20 वीक में, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट जो होती है वो कैटेगरी 5। चाइना जो है वो 5 कैटेगरी है। साउथ अफ्रीका, उरुग्वे, ये सब कैटेगरी 5 है। और यूएसए कैटेगरी 5 है। यूके कैटेगरी 4 है। तो यूके कैटेगरी 4 है, इंडिया जैसा है, और यूएसए कैटेगरी 5 है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करना चाहिए। सो वी आर इन अनचार्टेड टेरिटरी सेज WHO। अब इन्होंने कोविड-19 के बारे में ही कहा है कि हम अनचार्टेड टेरिटरी में, हमको पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हम कोविड-19 का देखें इशू, तो इट हैज़ किल्ड मोर देन 3155 पीपल। 3155 से ज़्यादा लोगों की जान चली जा चुकी है। एंड इट इज इन्फेक्टेड ओवर 92,723 इन 78 कंट्रीज। 78 कंट्रीज में 92,000 से ज़्यादा लोग को इन्फेक्ट कर चुका है। 3155 लोगों की जाने जा चुकी है। WHO की बात करें तो इट इज यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ एंड वाज फाउंडेड इन 1948। 1948 में ये बनी थी, ये आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं। ओके, ऑफिसेज हैं, सॉरी। It is an intergovernmental organization and works in collaboration with member states, usually through the ministries of health। जो कंट्रीज की मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ होती है उनके साथ ये कोलैबोरेशन में काम करता है। WHO प्रोवाइड करता है लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, शेप करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है, एक तरीके से फ्रेमवर्क बनाता है कैसे काम करना है। इसकी जो फंक्शनिंग स्टार्ट हुई वो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुई, और इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ WHO ओनली।
अगली जो न्यूज़ है वो तालिबान अटैक्स अफगान बेसिस थ्रोइंग पीस टॉक्स इन डाउट। अब जैसे यूएसए और तालिबान की पीस टॉक हुई, उसके बाद आपको बस मैं इसलिए ये न्यूज़ बता रहा था कि आपको इवेंट्स पता रहे कि जैसे ही पीस टॉक खत्म हुई यहाँ पे इन्होंने अफगान बेसिस पे अटैक करना शुरू कर दिया है ना। तो अब ये जो पीस टॉक थी वो डाउट में चली गई, या हुई भी थी, क्या हुआ था, मतलब क्या बोला गया था। इन्होंने तो माँ कसम मानी नहीं, माँ कसम खिलवाई थी इनको कि आप माँ कसम खा के बोले कि आप अटैक नहीं करेंगे, तो उन्होंने खाई भी थी वहाँ पे, और झूठी खाई थी उन्होंने ना, उंगली में उंगली बांध करके क्रॉस करके खाई थी शायद। तो ये देखते हैं क्या होता है। रूपी इन फ्री फॉल ऑन कोविड-19 फियर्स, आरबीआई सूथ्स द मार्केट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं पिछले 4-5 दिन में। इकोनॉमी किस तरीके से लोग अपनी सिक्योरिटीज डंप करते, इक्विटीज़ को डंप करते जा रहे हैं, ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिला है हमको, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हुई है, एक्सपोर्ट घट गए हैं, इन्वेस्टमेंट घट गए हैं। इस कारण से जो इशू हुआ है रुपी के ऊपर, वो क्या है कि रुपी फ्री फॉल में चली गई। हमारा जो रुपया है वो 73 रुपये का $1 बन गया है अब, है ना। 73 रुपये, मतलब पहले 70 चल रहा था, 69 चल रहा था, 69 चल रहा था, अब वो 73 पे आ गया। तो इसका मतलब रुपी फ्री फॉल में जा रहा है। तो अब इसको प्रोटेक्ट करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम। उसने बोला कि हम देखते हैं क्या है, उसको और ज़्यादा गिरने से रोकेंगे। स्पिल ओवर इफेक्ट को कंटेन कर लिया गया है। आरबीआई का करना है, कहना है कि जो कोविड-19 के स्पिल ओवर इफेक्ट थे उनको हम कंटेन करने में सफल रहे हैं, और अब आगे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा इकोनॉमी को। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। एंड एक बार आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट कौन निकालता है, तो प्रथम एनजीओ निकालता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो मराठी विल बी द आंसर। मराठी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, उड़िया है। पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो तमिल थी 2004 में। उड़िया जो है लेटेस्ट एडिशन है, 2014 में इसको ऐड किया गया था, तो ये याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत पूछा था, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है विच इज कमिटेड टू एड्रेस द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी, सही है। एंड जॉइंटली इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होल्ड करते हैं, तो ये भी सही है। क्या क्या डिस्कस किया हमने, पहले हमने ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशंस की बॉडी डिस्कस की, कब बनी थी, क्या हुआ था, 1993 20 दिसंबर को बनी थी। और एमिकस क्यूरी के बारे में हमने जाना कि एमिकस क्यूरी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर हमने बात की कि एक सेंट्रल बॉडी बनाई जाएगी नीरा नाम की, जो कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी रहेगी, जो कि रिवर लिंकिंग के कामों को करेगी, ये हमने डिस्कस किया। फिर हम आगे मूव कर गए और हमने क्या डिस्कस किया, हमने आगे डिस्कस किया आपका हाई कोर्ट ने डिमोलिशन के लिए एक बात कही है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं सुखना लेक के कैचमेंट एरियाज में उनको डिमोलिश करना है। सुखना लेक चंडीगढ़ में है, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जो कि आपका ब्लैक कार्बन हमने डिस्कस किया, और हिमालयाज में ब्लैक कार्बन किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है, 400 टाइम्स उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया है। शॉर्ट लिव्ड होता है, लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग लिव्ड होता है। ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास से बनता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन, ये भी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। नेवल एक्सरसाइज मिलन 2020 जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। मिलन वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। फिर हमने कोविड-19 के पूरे प्रोटेक्शन मेजर्स देखे। उसके बाद हमने रेशन के ऊपर देखा, एबॉर्शन लॉज देखे कि किस कंट्री में कैसा, इंडिया कैटेगरी 4 में आता है। WHO के बारे में हमने जाना, एंड तालिबान ने आगे क्या प्रोसीजर किया वो जाना, एंड मार्केट में किस तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट किया है, रुपीज़ को इफेक्ट किया है कोविड-19 ने, ये जाना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।